हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका ये 7वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, अर्थात प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है, इसका मात्रक, विमीय सूत्र, राशि, फॉर्मूला, ये सभी कुछ हम जानेंगे। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे कि एक ओम को कैसे परिभाषित करते हैं, मतलब एक ओम का डेफिनेशन क्या होता है उसको हम समझेंगे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो है ओम को मतलब क्या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसको भी हम समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या भैया, हमें पढ़ना है सबसे पहले कि प्रतिरोध कहते किसे हैं, अर्थात रेजिस्टेंस होता क्या है। तो यदि हम प्रतिरोध पे सबसे पहले यदि हम इसके अर्थ पे बात करें कि भैया अर्थ इसका क्या होता है, तो याद रखेंगे अर्थ ही होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। मतलब धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, धारा अवरोध का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। तो धारा के मार्ग में जो विद्युत धारा होता है उसके मार्ग में क्या अवरोध उत्पन्न करना, मतलब धारा के मार्ग में क्या अवरोध उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है भैया, प्रतिरोध कहलाता है। तो ये इसका मतलब हो गया, इसका अर्थ हो गया कि मतलब धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। परंतु क्या हम डेफिनेशन भी यही कहेंगे, तो डेफिनेशन बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे। डेफिनेशन क्या कहेंगे, तो डेफिनेशन इसके हम फॉर्मूले से ही करते हैं। तो भैया प्रतिरोध बराबर होता है, याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, प्रतिरोध बराबर भी बराबर क्या, आर बराबर क्या होता है, भी बाई आई होता है। ये प्रतिरोध का क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है, आर बराबर भी बाई आई, जहां आर क्या है भैया प्रतिरोध है, ये क्या है भी है, यहाँ पर विभवांतर, और ये आई क्या है भैया विद्युत धारा है, ठीक है। इतना बात हम जान के कि फॉर्मूला ये होता है। अब यही से हम परिभाषा कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। यदि ये क्या है विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा है आई, इसको हम इकाई ले लेते हैं, क्या एक ले लेते हैं इसका मान, ठीक है, इकाई ले लेते हैं। तो इसका मान यदि एक हो जाएगा तो जो आर होगा वो भी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोध होगा वो विभवांतर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहीं से हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे, यदि किसी चालक में एक इकाई मतलब यदि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित मतलब उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, समझिएगा, और इस चालक तार में भैया क्या इकाई धारा प्रवाहित हो रही है, इकाई धारा का मतलब 1 एम्पीयर, ठीक है, इकाई धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम यही कह रहे हैं कि यदि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध के क्या होता है, इक्वल होता है या प्रतिरोध कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा कि भैया प्रतिरोध का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे। तो एक बार और मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और उसे लिखिए। क्या कहेंगे कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर चालक में उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है, या ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध के बराबर होता है, ये भी आप कह सकते हैं। तो दोनों आप कह दीजिएगा, या तीसरा एक और डेफिनेशन आप कह सकते हैं, ठीक है, वो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या है आर बराबर भी बाई आई है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, याद रखेंगे सिरों पर, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मतलब किसके, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो ये क्या है, हम कहेंगे किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं, क्या कहे हैं, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं, आपका 100 में 100% सही होगा। तो मैं इस वाले को मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक में ऐसे लिखेंगे, यदि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित की जाए तो
चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है भैया, प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है, या प्रतिरोध कहलाता है, ये भी कह सकते हैं। तो हमने क्या बताया, किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित किया जाए तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अर्थ जान लिए, इसका परिभाषा जान लिए, इसका फॉर्मूला जान लिए। ये 3 टॉपिक हमने, 3 जो इसमें आते हैं ये हमने जान लिया। अब आते हैं भैया कि इसका मात्रक क्या होता है। ये जो 2 टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मात्रक और इसका बीमीय सूत्र, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका भैया बीमीय सूत्र क्या होता है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रतिरोध का 2 मात्रक आपको याद रखना है। सबसे पहला मात्रक होता है जो है ओम, ठीक है, और ओम को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इस संकेत से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ओम होता है। और दूसरा इसका मात्रक आपको याद रखना है वो है वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या भैया, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ओम ना देकर ऐसे पूछ सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक है, और ओम वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 4 जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें ओम ना देकर भैया दे सकता है वोल्ट प्रति एम्पियर। तो दोनों आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है वो ओम ही के ही इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है, दोनों एक ही है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए बीमीय सूत्र इसका क्या होता है। तो इसका बीमीय सूत्र आपको याद रखना है। इसका बीमीय सूत्र होता है, इस कलर से मैं लिख दे रहा हूं, Ml2T-3A-2 होता है। ये इसका बीमीय सूत्र होता है, ठीक है, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। Ml2T-3A-2 होता है, ये इसका बीमीय सूत्र। तो आशा करते हैं अर्थ, परिभाषा, सूत्र, मात्रक और बीमीय सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और पॉइंट्स आता है जिसको भी हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। वो क्या है भैया कि भैया ओम किसे कहते हैं। यदि कह दिया जाए कि इकाई ओम को परिभाषित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि या ओम को परिभाषा लिखिए, ठीक है, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन। तो उसको अगर हम क्या कहेंगे तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1 ओम का परिभाषा या इकाई ओम। तो भैया इसका परिभाषा हम कैसे करेंगे, इसको हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, V/I होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं प्रतिरोध का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो धारा है, यदि विद्युत धारा को 1 एम्पियर ले लेते हैं, एम्पियर को हमने ए से दर्शा दिया, ठीक है, और यहाँ पे जो V है, जो विभवांतर है, ठीक है, उसे भी हम 1 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो जो क्या होगा, जो प्रतिरोध होगा ना, वही 1 एम्पियर का 1 ओम कहलाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हमने धारा और विभवांतर दोनों का मान हमने 1-1 ले लिया, इकाई ले लिया, तो जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा चालक में उसे हम 1 ओम कहेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम ऐसे कहेंगे कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक के प्रतिरोध को 1 एम्पियर कहते हैं, सॉरी 1 ओम कहते हैं, ठीक है, या इकाई ओम कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको इसको बोलना है, सबसे पहले आपको ये बोलना है, दूसरे में ये और तीसरे में ये बोलकर आपको परिभाषा कह देना है। क्या हमने कहा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन आपको यहीं से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनकर और लिख लीजिए। क्या बोलेंगे, लिखेंगे ही, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है।
तो आशा करते हैं 1 ओम का भी परिभाषा आपको याद हो गया होगा। और कभी भी याद नहीं भैया, समझकर आपको याद करना है, समझ जाना है भैया, समझ जाएंगे तो वो लगभग टाइम तक आपको याद रहेगा, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो आशा करते हैं भैया कि प्रतिरोध के बारे में जितनी कुछ संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल गई होंगी। अब हम जान लेते हैं भैया कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अर्थात इसको कौन कौन से कारक क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी कभी कभी क्या कहता है, जब प्रतिरोध का डेफिनेशन पूछेगा ना तो उसी में आपसे पूछ लेगा कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अब पूछा भी गया है बहुत बार, ठीक है। तो आपको इसको भी ध्यान देना है। तो क्या है भैया, दूसरा हमारा टॉपिक है प्रतिरोध को, मतलब प्रतिरोध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। यदि इसके हम परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे भैया, जो प्रतिरोध होता है ना उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, निम्न होते हैं। तो हम लिखेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। ये आप लिख लेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं उसको समझने से पहले आपको थोड़ी सी बातें यहाँ पे जानना होगा कि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने पहला फॉर्मूला देखा था कि क्या होता है, R बराबर V/I होता है, इतना बात तो हमने फॉर्मूला में जाना है। परंतु एक और फॉर्मूला होता है R = MANEAT, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने क्या बताया भैया, R = ML, ठीक है, NEAT, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये कब पता आपको फॉर्मूला ये पता चलेगा कि प्रतिरोध जो होता है इतने के बराबर होता है। जब ओम के नियमों का सत्यापन करेंगे ना तो उसमें इसका फॉर्मूला बताया जाएगा, ठीक है। यदि आपको ओम के नियम का सत्यापन जानना है तो आप लिखिए ओम के नियमों का सत्यापन ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ओम के नियमों का सत्यापन भी कर सकते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें प्रभावित कौन कौन से करेंगे। तो प्रभावित इसमें जो कांस्टेंट नहीं होंगे वो प्रभावित करेंगे, और जो कांस्टेंट होंगे वो तो प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, जो अपना मान में परिवर्तन नहीं करता है, वो सदैव नियत रहता है, ठीक है। तो भैया जब अपने मान में ही परिवर्तन नहीं कर रहा है तो दूसरे पर मान में परिवर्तन कैसे करेगा। तो भैया इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा है उसको हम जान लेते हैं। तो कांस्टेंट है सबसे पहला, जो क्या है, द्रव्यमान है वो है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, तो इसको याद रखेंगे, ये जो द्रव्यमान है m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो इसको आपको याद रखना है। ये m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो L है वो चालक तार की लंबाई है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N है E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश। उसके बाद ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, किसका, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और यहाँ पे T जो है ये श्रांति काल है, जिसे T नहीं टाउ कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो नियतांक होता है, जो ये n होता है ये भी कांस्टेंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये भी कांस्टेंट होती है, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो ये तो जो तीन है ये प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करेंगे। प्रभावित कौन करके करेंगे, एक L है, A है, और जो टाउ है ये ही प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका, मैं ये तो सबसे पहला इसको प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला लिखेंगे कि जो R है वो क्या होता है, L के समानुपाती होता है। ये सबसे पहला, क्योंकि जो R ऊपर होगा वो समानुपाती और जो नीचे होगा वो व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो R है ना वो L के समानुपाती होता है। इसका मतलब यदि चालक तार की लंबाई को बढ़ाते हैं, जो चालक तार होता है उसकी लंबाई को बढ़ाएंगे तो भैया प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। मतलब यदि लंबाई के मान को यदि हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो ये इसका पहला हो जाएगा। तो पहला आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसका पहला हो जाएगा, आपको यह याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कि जो A होता है वो क्या हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध जो होता है वो 1/A होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्षेत्रफल का मतलब ये होता है भैया, ठीक है, इस क्षेत्रफल का मतलब होता है चालक तार की मोटाई। यदि हम किसी भी चालक तार की मोटाई को बढ़ा दें, यदि हम चालक तार की मोटाई को बढ़ा देते हैं तो यदि मोटाई को हमने जैसे ही बढ़ाया तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। सॉरी, यहाँ पे इस प्रकार रहेगा। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए भैया जब आप क्या करेंगे, मोटा तार यूज करेंगे ना तो उसमें प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा और इसलिए विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगा। ठीक है, इसलिए जब भी मोटर चलाना होता है, ठीक है, या AC कूलर चलाना होता है तो उसके लिए मोटे तार का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि यदि हम क्या करेंगे, यदि हम मोटा तार के यूज करेंगे मतलब उसके क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रतिरोध का मान कम होगा अवरोध कम हो जाएगा। ठीक है, अवरोध कम होगा तो भैया क्या होगा, धारा मतलब अच्छे से प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो इसको मतलब हमें क्या ले जाना है इसमें कि चालक तार की मोटाई भी कह सकते हैं या क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, मोटाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि चालक तार के मोटाई या क्षेत्रफल को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है भैया, घटता है। अब तीसरा आपको ये भी याद रखना है, वो क्या होता है कि R जो होता है ना वो 1/, क्या होता है, T होता है, 1/T होता है। ये टाउ नहीं है भैया, T है। T मतलब क्या है, यहाँ पे ताप है। क्या है भैया, ये ताप है। तो ये भी याद रखेंगे कि ताप बढ़ाने पर, यदि हम ताप के मान को यदि हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा। ठीक है, ये इक्वल दिया जा रहा है भूलकर। ठीक है, ये समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। मतलब जो R होता है ना, प्रतिरोध होता है, वो ताप के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यदि हम ताप के मान को बढ़ाएंगे, किसका भैया, ताप, मतलब जो चालक तार है उसके ताप को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि सॉरी ये टाउ है ना, टाउ अभी आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे कि जो क्या होता है, मतलब प्रतिरोध जो होता है वो 1/टाउ होता है। मतलब ये क्या है, ये जो टाउ है ये क्या है, आवर्तकाल है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि प्रतिरोध के मान को बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवर्तकाल के मान को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ये भी आप तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि आवर्तकाल के मान को क्या करेंगे, बढ़ाने पर क्या होता है, जो प्रतिरोध का मान होता है वो क्या होता है भैया, वो घट जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये तीसरे पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक के आवर्तकाल के मान को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। या ये भी आप कह सकते हैं जो आवर्तकाल जो टाउ होता है ना वो 1/T होता है। मतलब क्या होता है कि 1/T मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है टाउ के, जो T के, T मतलब यहाँ पे है ताप। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो T है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भैया जो टाउ है ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, इसका मतलब कि जो ताप है वो प्रतिरोध के समानुपाती हुआ। इसका मतलब क्या है
कि जो R है वो क्या हो जाएगा, T के समानुपाती होगा ना। T मतलब ताप के समानुपाती होगा, ठीक है। ये क्या है, ताप है, ये ताप है, ठीक है। ये क्या है, प्रतिरोध है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ताप के मान को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है, R जो प्रतिरोध होता है वो ताप के मतलब T के समानुपाती होता है। तो आप चौथे पॉइंट्स भी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आए होंगे और याद भी हो गए होंगे, क्योंकि इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको केवल इनका तीन ही पॉइंट्स पे आपको समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती और यहाँ पे भी है समानुपाती, इसको आपको याद रखना है और यहीं से आप बनाकर बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप भी देख सकते हैं कि अभी चैनल पे उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि हो सके और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपने उन स्टूडेंट मतलब जो क्या है आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल का लिंक, या उनसे बताइएगा कि हाँ इस चैनल से हमने पढ़ाई किया है बहुत अच्छे से, मतलब वहाँ से अगर आपको अच्छा लगा है तो उनको जितनी भी आपकी बातें हैं वो आप बता सकते हैं, ठीक है। इससे हमें भी कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे कि यदि आपको प्रतिरोध समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाइए यूट्यूब पे लिखिए प्रतिरोध ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और किसी भी डेफिनेशन को रटने नहीं है, वहां पे आपको समझकर याद कर सकते हैं, ठीक है। यदि वहां से कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं मिलता है आपको, ठीक है, यूट्यूब पर, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको हर वीडियो का लिंक यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।